हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आपकी कंपनी को बड़े साइबर अटैक से बचा सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सही स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। तो आज हम साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है इसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे और एक सही साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जो कि है फ्रेमवर्क को समझते हैं। पहले ISO 27001 और NIST फ्रेमवर्क। दोस्तों, ISO 27001 और NIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क दो प्रमुख गाइडलाइन हैं जो कंपनी को एक इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तैयार करने में मदद करती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी कंपनी के पास सेंसिटिव डेटा है तो उसे ISO 27001 के 14 सुरक्षा कंट्रोल्स या सिक्योरिटी कंट्रोल्स को लागू करना चाहिए, जिसमें एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल सिक्योरिटी और कंप्लायंस भी शामिल है। अब समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट को। एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सुनिश्चित करता है, यह इंश्योर करता है कि किसी भी प्रोस्पेक्टिव्स या संभावित साइबर खतरे को पहले से ही पहचाना जाए और उससे निपटने के लिए एक योजना बनाई जाए। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक में अगर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपनाता है तो वह ग्राहकों के व्यक्तिगत जानकारी यानी कि PII डेटा को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से सिक्योर कर सकता है। अब समझते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ IT टीम की जिम्मेदारी नहीं है, उसे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी के रूप में भी अपनाना जरूरी होता है। क्या आप जानते हैं कि पहले साइबर सिक्योरिटी सिर्फ CIO यानी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ही रिपोर्ट करता था, लेकिन अब इसे CEO और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक रिपोर्ट करना आवश्यक हो गया है ताकि एक स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटी दी जा सके। दोस्तों, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह तय करना होता है कि उसकी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी सेंट्रलाइज होगी या डिसेंट्रलाइज होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक बेहतर होता है क्योंकि वह सभी शाखाओं या सभी ब्रांचेस के लिए एक साथ समान नीति लागू कर सकता है। डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी एक कंपनी जिसके अलग अलग देशों में ब्रांच हैं, वहां स्थायी सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए या लोकल लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करने के लिए यह जरूरी हो सकता है। अब समझते हैं एम्प्लॉय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है। हर कर्मचारी को अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक कर्मचारी को फिशिंग ईमेल की पहचान करना आता है तो वह कंपनी का डेटा लीक होने से बचा सकता है। अब समझते हैं अपना अगले टॉपिक पे, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी तभी सफल होती है जब सभी कर्मचारियों को इसके बारे में जानकारी होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइबर हमलों का 90% कारण ह्यूमन एरर होता है, इसलिए अवेयरनेस ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कई ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं जिससे वह स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सेफ ब्राउजिंग और ईमेल सिक्योरिटी को समझ सकें। अगला टॉपिक समझते हैं, ऑडिट एंड कंप्लायंस। दोस्तों, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की इफेक्टिवनेस को परखने के लिए रेगुलर ऑडिट और कंप्लायंस इम्पॉर्टेंट होता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई बैंक हर 6 महीने में सिक्योरिटी ऑडिट करता है तो वह इंश्योर करता है कि उसका डेटा सुरक्षा उपाय यानी डेटा सिक्योरिटी के जो उसने मेजर्स करके रखे हैं वो अपडेटेड और इफेक्टिव हैं कि नहीं है। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो आज हमने सीखा एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। हम लोगों ने समझा सही फ्रेमवर्क कैसे अपनाते हैं, जैसे ISO 27001 और NIST।
रिस्क मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए, सही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी अपनानी चाहिए, एम्प्लॉयज को अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरिटी से पता होना चाहिए, अवेयरनेस और ट्रेनिंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए और रेगुलर ऑडिट भी कराते रहना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।